ओके बच्चों, अभी हम स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक आपका टॉपिक होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसको हम ये कहते होते हैं कि लेड की पॉइजनिंग। कि लेड पॉइजनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट लेंगे वो लेड पॉइजनिंग से लेंगे। फिर आपको साथ साथ मैं यूएसएमएल स्टेप टू सी के जो होगा वो रीड भी करवा दूंगा। इसके साथ साथ जो एमसीक्यूज हैं वो भी आपके हो जाएंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो होंगी वो चलती रहेंगी साथ। तो 1 से 2 मिनट के अंदर अभी हम शुरू करते हैं कि लेड पॉइजनिंग होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। और इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा आपकी अमीनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। आवाज़ आप लोगों को क्लियर है? आवाज़ आ रही है? मुझे ये बताइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में ना थोड़ा सा नेट का इशू भी बनना शुरू हो गया, पता नहीं क्यों। ओके बच्चों, अभी हम शुरू करते हैं। लेड की पॉइजनिंग का टॉपिक है, लेड की पॉइजनिंग होती क्या है। बिस्मिल्लाह। लेड पॉइजनिंग। देखिए, लेड पॉइजनिंग के अंदर आपको इस बात का पता होना चाहिए। आपने कहना होता है कि सबसे पहले हमने ये कहना होता है कि लेड का जो सोर्स है वो क्या है, और लेड की पॉइजनिंग देखिए किसके अंदर जाती है। अब आप खुद सोचें, कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जो कि, बल्कि हमारे घरों के अंदर क्या होता है, जो वाल होती है उसको हम पेंट करते हैं ना। अब आप देखोगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो दीवार को खा रहे होते हैं, सीमेंट वगैरह खा रहे होते हैं। तो वो जो दीवार को आप पेंट करते हो उस पेंट के अंदर क्या होता है, आपने कहना लेड होता है। क्या होता है? एक तरह का लेड होता है। ठीक हो गया। तो आपने क्या कहना है कि लेड का सोर्स क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता चले ना सोर्स क्या है, फिर ही हम पॉइजनिंग की तरफ आएंगे। तो आपने कहना है कि जो वॉल होती है वो आपका एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। घर की जो वॉल है उसके अंदर आपने कहना है कि एक तरह का वॉल जो है वो किसके साथ है, पेंट के साथ। वो पेंट जो होती है वो लेड के साथ किया जाता है। नंबर वन। नंबर टू, आपने ये कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल ये देखें कि कुछ एक बंदा है वो ये काम करता है बैटरीज का, बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है इस तरह। तो बैटरी की जो मैन्युफैक्चरिंग करती जाती है, बैटरी के अंदर भी आपका लेड पाया जाता है। ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि वो बैटरीज नहीं होती जिसके अंदर कहते हैं कि लेड पड़ सकती है, वो सारा। तो आपने कहना है बैटरी जो है उसकी एक तरह की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो काम करता होता है उसके अंदर क्या होता है, आपने कहना है कि वहां पर भी एक तरह की लेड पाई जाती है। तो जिसकी वजह से लेड की पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। नंबर थ्री बच्चों, आपने जिसका नाम लेना है वो ये है। अगर आप ये देखो ना कि बाज़ औक़ात ये होता है कि पानी जो है वो हमारे कहाँ से आता है, पाइप के जरिए आता है। और ये जो पाइप जो कि बहुत पुराने होते हैं, इनके अंदर भी लेड होता है। तो जो वो बंदा पानी पीता है उसकी वजह से जो लेड है वो आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है। तो आपने क्या कहना है, सॉइल और वाटर, मतलब जो वाटर होता है। उसके बाद आपने कहना है कि ओल्ड पाइप्स, इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक तरह का लेड पाया जाता है। तो ये तो हमें पता चल गया बच्चों कि एक तरह का जो लेड है ये कहाँ कहाँ होता है। तीसरे नंबर पे कुछ जो टॉयज होते हैं ना, फॉर एग्जांपल खिलौने वगैरह माँ बाप लेता है, जो इम्पोर्टेड टॉयज होते हैं उनके अंदर भी लेड पाया जाता है। तो आपने कहना है कि इम्पोर्टेड टॉयज। अब ये जो तीन चार बातें बच्चों मैंने आप लोगों को बताई हैं, पहले नंबर पे मैंने क्या कहा कि फॉर एग्जांपल के जो दीवारें हैं, दीवारों के ऊपर जो सीमेंट किया जाता है, जो पेंट किया जाता है, तो आपने कहना होता है कि एक तरह का उसके अंदर क्या होता है, लेड होता है। नंबर वन। नंबर टू, आपने कहना है कि जो बैटरी है, बैटरी के अंदर हम्म, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, उसके अंदर क्या होता है, एक तरह का बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। उसके बाद आपने कहना है कि सॉइल वगैरह वहाँ पे हो सकता है। उसके बाद आपका इंपोर्टेड टॉयज जो होते हैं वहाँ पर क्या पाई जाती है, एक तरह की लेड होती है। अब जब ये बच्चा है, आपको पता है कि हमारे घरों के अंदर जो बच्चे हैं, अगर किसी को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि एक बात अपने जहन में रखिएगा कि अगर छोटा बच्चा इस तरह कर रहा है कि वो मिट्टी खा रहा है या दीवार के साथ वो जनाब सीमेंट खा रहा है, तो मोर देन 90% बच्चों चांस ये होता है कि उसको खून की कमी है। आवाज का इशू आ रहा है? हेलो 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 हेलो। तो आपने क्या कहना है, मोर देन 90% जो चांसेस होते हैं वो क्या होता है, उसकी एक तरह की खून की कमी है। तो आपने कहना है कि उसके अंदर जो ब्लड होता है वो एक तरह का कम होता है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह बच्चों पता है क्या होती है, कि माएँ अपने बच्चों को हमेशा दूध ही पिला रही होती हैं।
तो ये बात आपने एक एग्जाम के अंदर भी, हेमाटोलॉजी के अंदर भी एक क्वेश्चन आता होता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन न्यूबॉर्न, यानी कि आपने ये कहना है, या चिल्ड्रन, तो आपने कहना है कि छोटे बच्चों के अंदर जो सबसे बड़ी खून की कमी की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो क्या होती है। आपने कहना है कि माँ का सिर्फ बच्चे को दूध पिलाना। अब बच्चा क्या करता है, अब हम अपने घरों के बच्चों को देख लें, वो एक तो दूध पी रहा होता है बस, दूसरा वो पापड़ स्लैंटी दालें शालें ये खाता है, और जब रोटी की बारी आती है तो माँ कहती है ये खाता ही नहीं है। अब ना वो रोटी खाता है ना वो कोई प्रोडक्टिव चीज़ खाता है, अगर उसने जूस भी पीना है तो वो भी आर्टिफिशियल पीना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ के एक तरह का शुगर है। तो अब ये खुद देखें कि उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जनाब बच्चे को जो होगी वो खून की कमी लाजमी देखने को मिलती है। जब किसी भी बच्चे को खून की कमी होती है तो उसकी वजह से वो दीवारों को सीमेंट खाने लगता है, मट्टी खाने लगता है, उसके बाद आप कहते हैं बर्फ के खाने का उसको बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो अब देखें, अगर कोई बच्चा बर्फ मतलब कि एक तरह की दीवार को खा रहा है तो दीवार के अंदर क्या है, लेड है, तो लेड उसकी बॉडी के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले तो मुझे ये बताइए बच्चों। लेड उसकी बॉडी में गया। अब हम ये देखते हैं कि अगर लेड उसकी बॉडी में जाएगा तो उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या है। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ये होता है बच्चों कि लेड उसकी बॉडी के अंदर करेगा क्या। पहले नंबर पे बच्चों, हम लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर क्या पाई जाती हैं, दो तरह की मतलब कि एक तरह की आरबीसीज होता है। एक होता है आरबीसी। आरबीसी किससे मिलकर बना हुआ होता है, आपने कहना आरबीसी के अंदर होता है हीम, तो एक तरह का हीम। हीम का काम क्या होता है, हीम का काम होता है बेसिकली आपकी ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है, हीमोग्लोबिन इसको कहते हैं। आरबीसी के अंदर क्या होता है, एक तरह का हीमोग्लोबिन होता है जिसको हम कहते हैं हीम, सॉरी एचबी, जिसको हम एचबी कहते हैं। जिसकी वजह से आप कहते हैं कि हाँ जी जनाब इस बंदे की एचबी चेक करवा लो, अगर किसी बंदे की एचबी कम होगी तो वो क्या कहते हैं उसके अंदर खून की कमी होगी। तो आपने कहना है कि एक नॉर्मल बंदे के अंदर क्या होता है, आरबीसीज होते हैं। आरबीसी बेसिकली किसके बने हुए होते हैं, हीमोग्लोबिन के बने हुए होते हैं। हीमोग्लोबिन बनी हुई होती है आपकी हीम की, और दूसरी तरफ आपकी होती है ग्लोबिन की। ठीक है, इसको सबको लिखना है, ये मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ। हीम जो है वो किसकी बनी हुई होती है, हीम बनी होती है आपकी आयरन की, और उसके बाद बनी हुई थी प्रोटोपोर्फोरिन रिंग की। किसकी बनी हुई थी, एक तरह की प्रोटोपोर्फोरिन रिंग की। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, अगर किसी भी बच्चे के अंदर लेड की पॉइजनिंग होगी ना, ठीक है, अगर किसी भी बच्चे के अंदर लेड की पॉइजनिंग हो गई तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका प्रोटोपोर्फोरिन नहीं बन सकता। और गलती समझ आई कि नहीं आई, तो इसका जो मैकेनिज्म होगा वो मैं बाद में बताऊंगा जब हम हीमाटोलॉजी पढ़ेंगे। अभी आप क्योंकि हम बेसिक नहीं कर रहे तो इतना आपको पता होना चाहिए। आपने क्या कहना है, अगर किसी भी बंदे के अंदर एक तरह का लेड की पॉइजनिंग होती है तो उस बच्चे के अंदर क्या होगा, प्रोटोपोर्फोरिन नहीं बनेगा। अब मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों, जब किसी बंदे के अंदर प्रोटोपोर्फोरिन नहीं बनेगा तो क्या हीम जो होगी वो सही बनेगी। जब हीम सही नहीं बनेगी तो क्या हीमोग्लोबिन सही बनेगी। जब हीमोग्लोबिन सही नहीं बनेगी तो इसके अंदर जनाब आपकी हीमोग्लोबिन की कमी होगी कि नहीं होगी। और जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो इसको आसान वर्ड्स के अंदर बच्चों हम क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं कि नहीं होते कहते हैं। अब वो अनीमिया जिसके अंदर जनाब आपका प्रोटोपोर्फोरिन रिंग ना बने, अब वो अनीमिया जिसके अंदर जनाब आपकी लेड की पॉइजनिंग की वजह से प्रोटोपोर्फोरिन रिंग सही तरह काम ना कर सके, इस तरह के अनीमिया को आप कहते हो तो सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है। तो आपने क्या कहना है कि इसके अंदर क्या होता है, लेड की पॉइजनिंग की वजह से बंदे के अंदर हम क्या देखते हैं, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया देखते होते हैं। अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि हमें ये बताइए कि सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया के अंदर बेसिकली होता क्या है, तो बच्चों आपने क्या कहना है, आपने बिल्कुल इजी वर्ड्स के अंदर ये बताना होता है कि सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया के अंदर बेसिकली आपका जो प्रोटोपोर्फिरिन जो रिंग है वो नहीं बनता, जिसकी वजह से उस बंदे के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो सही तरह नहीं बनता, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जब नहीं बनेगा तो इस बंदे के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और इस कमी को हम कहते होते हैं आपका अनीमिया। क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे आ जाओ, ये सिर्फ और सिर्फ जो लेड होता है वो इसके प्रोटोपोर्फिरिन के खिलाफ नहीं होता, बल्कि इसके अलावा ये किसी और चीज के भी खिलाफ होता है। और इस तरह के अनीमिया को बच्चों आप पता क्या कहते होते हो, माइक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, ये लिखना है आप लोगों ने, हाइपोक्रोमिक अनीमिया कहते होते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाओ बच्चों, कि क्या है, दूसरी तरफ जो बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है वो ये है कि जब भी किसी बंदे के अंदर लेड की पॉइजनिंग होती है तो जो लेड होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। वो क्या काम करता है, एक तरह का आपकी नर्व्स को डैमेज करता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। बच्चों जब न्यूरोटॉक्सिक होगा तो जो नर्व्स होंगी वो काम करेंगी, नर्व्स जो होंगी वो एक तरह की काम नहीं करेंगी। जब आपकी नर्व्स जो होंगी वो काम नहीं करेंगे तो इसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी।
पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने की वजह से बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता होता है कि आपके पास एक पेशेंट प्रेजेंट करता है जिस बंदे के अंदर अनीमिया है। साथ साथ मैं क्वेश्चन लिखता जाऊंगा जो एग्जाम के अंदर आता है। आपको ये सारे का सारा क्वेश्चन मैं एंड पे बना के दिखाऊंगा। एग्जामिनर क्या कहता है, आ फॉर एग्जाम्पल, अ 6 year old child present to you present to you with पेल स्किन। स्किन का कलर का एक तरह का पेल है, आपको पता है कि क्यों पेल है भाई, अनीमिया इस वजह से पेल है। विद पेल स्किन प्लस फुट एंड रिस्ट ड्रॉप। आगे का भी और ऐड करना है कि क्या कह सकता है। तो आपने कहना है जब ये न्यूरोटॉक्सिक होगा तो बच्चों तो एक तरह का मुझे ये बताएं कि इसके अंदर हम रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। तो आपने कहना है एक इसके अंदर होता है फुट ड्रॉप और दूसरा क्या होता है एक तरह का रिस्ट ड्रॉप भी देखने को मिलता होता है, क्योंकि ये नर्व्स को डैमेज करता है। ठीक है जिंक। उसके बाद आपने क्या कहना होता है बच्चों, ये आपकी बोन्स के अंदर इकट्ठा होता है, ये आपके दांतों के अंदर इकट्ठा होता है, ये सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर इकट्ठा होता है और उनको एक तरह का ये डैमेज करता होता है। ठीक हो गया बच्चों। तो अब आपने क्या लिखा कि एक पेशेंट आपके पास आता है, उनके अंदर हम क्या देखते हैं। आपने कहना होता है बच्चों अनीमिया देखते हैं, अनीमिया कौन सा होगा, आपने कहना माइक्रोसिटिक अनीमिया होगा। दूसरे नंबर पे आपने क्या कहना होता है कि अगर किसी बंदे के अंदर आपके लेड की पॉइजनिंग होती है तो लेड की पॉइजनिंग की वजह से आपके जीआईटी के सिम्टम्स भी आते हैं। अब जीआईटी के सिम्टम्स क्या हैं बच्चों, आपने कहना है कि abdominal पेन होती है, मरीज को क्या होती है एक तरह की abdominal पेन होती है, प्लस उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होती है, प्लस उसको क्या होती है एक तरह की कॉन्स्टिपेशन होती है। तीसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, आपने कहना है जो जिंजवा होता है ना बच्चों, जिंजवा, उसके अंदर आप लेड लाइंस देखते हो। लेड लाइंस होती है मतलब कि इस तरह की जिसको हम कहते हैं ब्रटन लाइंस। आपने कहना उसके अंदर हम क्या देखते हैं एक तरह का ब्रटन लाइंस देखते होते हो ना, जिंजवा, ये आपने याद करना है। और जिंजवा का पता है ना कि क्या है, इन्हें तो पता ही होगा जिंजवा क्या होता है, शाबाश। हाँ जी, जिंजवा का पता क्या है। हेलो। हेलो। वेरी गुड आकाशा। तो आपने कहना टूथ गम्स की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद आगे चले। आगे अगर बच्चों आपने कहना है कि किसी भी बंदे के अंदर अगर लेड की बहुत सवियर पॉइजनिंग हो चुकी है ना, बहुत सवियर पॉइजनिंग हो चुकी है, तो ये आपके ब्रेन के ऊपर अटैक करता है। ब्रेन के ऊपर अटैक करके ये क्या करवाता है, आपने कहना सवियर पॉइजनिंग होती है। सवियर पॉइजनिंग होकर ये आपके ब्रेन के ऊपर अटैक करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपने कहना इंसेफ्लोपैथी होती है। आपने बच्चों कहना है कि इसकी वजह से आपके सीजर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं। उसके बाद आपने कहना है कि वॉमिटिंग होती है मरीज को, अटैक्सिया होता है। ठीक है, ये आपने कहना होता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर कभी भी एग्जाम के अंदर इस तरह क्वेश्चन आता है, अ 6 year old चाइल्ड प्रेजेंट टू यू विद पेल स्किन, रिस्ट एंड फुट ड्रॉप, abdominal pain, constipation, and brittle lines are noticed on gingiva. And brittle lines are noticed on gingiva. Upon investigation, her mother is confirmed that the child almost play with the walls. व्हाट्स योर डायग्नोस। तो अब इसको क्या कहेगा कि बच्चा जो वो दीवार के साथ खेल रहा होता है। ठीक है, जब तक वो देखते हैं कि हाँ जी जनाब दीवार के साथ लगा हुआ होता है, इसके अंदर जनाब आपकी रिस्ट ड्रॉप है, फुट ड्रॉप है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हाँ जी ये सारे की सारी कंडीशंस हैं, तो आप इसको क्या कहते हैं बच्चों, ये आपका एग्जाम के अंदर का क्वेश्चन के अंदर का लेड पॉइजनिंग है। ठीक है, तो आपने इसका आंसर जो देना वो लेड पॉइजनिंग देना होता है। अब देखिए आगे बच्चों, देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। आगे अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी बंदे के अंदर लेड की पॉइजनिंग होगी तो हम इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे ही ना। और इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो क्या आता है, आपने कहना है कि जब हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशंस के अंदर जब हम सीबीसी करेंगे, क्या करेंगे इतना का सीबीसी, बच्चों सीबीसी के अंदर आपका माइक्रोसिटी का अनीमिया आएगा कि नहीं आएगा, और हीमोग्लोबिन घट आएगी, नॉर्मल आएगी, बढ़ी हुई आएगी। आपने कहना एचपी कम होगी, जिसको हम कहते हैं माइक्रोसिटी का हाइपोक्रोमिक अनीमिया। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया देखते होते हैं इसके अंदर, नंबर वन। नंबर टू बच्चों, हम इसके अंदर क्या देखते हैं, एक बात अपने जहन के अंदर रख लो, जिस बंदे के अंदर भी लेड पॉइजनिंग होती है, जिस बंदे के अंदर भी सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया होता है,
उसके अंदर बेजोफिलिक स्टिपलिंग होती है। क्या देखते हैं, बेजोफिल्स जो होते हैं वो जनाब आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं। बेजोफिलिक स्टिपलिंग हम देखते हैं, बेजोफिलिक स्टिपलिंग ऑन आरबीसीज। तो आपने कहना बेजोफिलिक स्टिपलिंग हम देखते होते हैं आरबीसीज के अंदर। तीसरे नंबर पे क्या है, अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। जब हम एक तरह का बात करते हैं ना, ये लेड आपके एक तरह का जिंजवा लाइंस की बात करते हैं, तो जो टीथ है वो आपके बोन्स हैं कि क्या है भाई जान, दांत आपके बोन्स होते हैं, दांत के होते हैं एक तरह के आपके बोन्स होते हैं। तो आपने ये कहना है कि जो बोन्स होती है वहां पर हम क्या देखते हैं, स्ट्रेट लाइंस देख रहे होते हैं। आपने कहना है कि जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो हम कहाँ देखते हैं, आपकी एक तरह की बोन्स के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर आपने ये कहना है कि जो बोन्स होंगी उसके ऊपर, यार स्क्रीन का 1 मिनट रुकें, मैं अभी शेयर करता हूँ दोबारा। जस्ट 1 मिनट बच्चों, जस्ट 1 मिनट। आपने क्या कहना है कि एक्सरे करते हैं, तो एक्सरे के अंदर क्या आता है आपके एक तरह का, आपने कहना लेड लाइंस आती हैं, ये आपने कहना होता है। ठीक है बच्चों, अब हमने डायग्नोज कर लिया, उसके बाद क्या है, आपने क्या काम करना होता है, आपने फिंगर स्टिक टेस्ट करना होता है। ठीक हो गया, आपने क्या करना है, एक तरह का फिंगर स्टिक टेस्ट करना है। और भाई जान फिंगर स्टिक टेस्ट यहाँ पे आप देखते नहीं हो कि जब किसी को भी खून निकलवाने जाते हैं तो फिंगर के ऊपर जनाब वो मारते हैं नीडल से, उसके बाद वो ब्लड निकाल लेते हैं। ठीक हो गया, उसके अंदर देखते हैं कि लेड है कि नहीं है। ठीक है, तो आपने कहना है कि फिंगर स्टिक टेस्ट करते हैं जो कि पॉजिटिव आता है। और अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर के ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये सारे का सारा और क्या क्या सारी चीज़ें आती हैं। अब एक बार मैं आपको बुक से रीड करवाता हूँ, जो चीज़ें बाकी रह गई हैं और जो हमने एक्स्ट्रा की हैं वो भी साथ साथ बताता हूँ। देखो बच्चों, लेड पॉइजनिंग है, हमने पढ़ा था, मोस्ट एक्सपोजर इन चिल्ड्रन इज ड्यू टू लेड कंटेनिंग हाउस होल्ड डस्ट। मैंने क्या कहा था कि घर का काम, घर के अंदर आएगा डस्ट वगैरह, पेंट वगैरह किया होगा, लेडेड पेंट्स, स्क्रीनिंग शुड बी रूटीनली परफॉर्म्ड एट 12 and 24 months। मतलब 1 से 2 साल के अंदर अंदर उसकी क्या करनी, स्क्रीनिंग करनी चाहिए। क्या मतलब, आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का स्क्रीनिंग करने का मतलब ये होता है कि उसका एक तरह का चेकअप करवाना चाहिए कि हाँ जी जनाब उसके अंदर लेड है कि नहीं है। बच्चा कैसे प्रेजेंट करेगा, इरिटेबल होगा, हाइपर एक्टिव और अपैथिक एनोरेक्सिया होगा, इंटरमीडिएट एब्डोमिनल पेन आपको बताया था, कॉन्स्टिपेशन इसके अंदर होती है वो बताया था, वॉमिटिंग इसके अंदर देखने को मिलती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। जब भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात करनी है तो आपने क्या कहना है, रिस्ट और फुट ड्रॉप हम देखते होते हैं। लेकिन अगर किसी भी बंदे के अंदर सडन सवियर चीज होगी तो वो क्या होगा, तो उसके अंदर हमने बताया था कि जो सडन और सवियर की जब हम बात करते हैं तो आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक तरह का सीधा ब्रेन के ऊपर अटैक होता है, जिसके बाद आईसीपी का लेवल बढ़ता है, वॉमिटिंग होती है, कन्फ्यूजन होता है, सीजर होता है, बंदा कॉमे में जाता है। और ये कब होता है, जब आपका 70 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से लेवल इसका बढ़ जाता है। डायग्नोज कैसे करना है, डू अ फिंगर स्टिक टेस्ट ऑलरेडी। ठीक है, इनिशियल बेस्ट टेस्ट यही होता है, जो कि क्या काम करता होता है, वो सीरम के अंदर जो लेड का लेवल होता है वो चेक करता होता है। बाकी सीबीसी मैंने बताया जिसके अंदर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया और बेसोफिलिक स्टिपलिंग देखते होते हैं। अभी भी किसी बच्चे को नहीं समझ आई तो वो बंदा पूछ सकता है। अब हम आते हैं बच्चों ट्रीटमेंट की तरफ, कहाँ थे, एक तरह का ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। एक बात अपने जहन के अंदर रखें कि एक तरह का सबसे, सर लेड पॉइजनिंग की वजह से किसी, 1 मिनट रुके, क्वेश्चन आया है, सर लेड की वजह से किसी ए पोटेंशियल डिस्टर्ब होता है, क्या कह रहे हो, कैसे अपना ए पोटेंशियल डिस्टर्ब होता है। अच्छा, उसके बाद बच्चों आपने कहना होता है कि एक तरह का एक्शन पोटेंशियल के ऊपर ऐसा चीज का कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आपको ये बंदा कहता है ना कि प्रॉपर एक्शन पोटेंशियल के ऊपर कोई फर्क है, सच नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आपने क्या करना होता है बच्चों, आपने फिंगर स्टिक टेस्ट किया, जब आपने फिंगर स्टिक टेस्ट किया तो उसके अंदर आपका लेड का लेवल आ गया, तो आपने क्या करना है कि हमने लेड का लेवल देखना है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल ये बंदे को आप कोई मेडिसिन दे रहे हो लेकिन आप सोर्स को खत्म ही नहीं कर रहे हो, क्या ये बंदा ठीक होगा। एक बंदा बिजली की तार के साथ लगा हुआ है, आप स्विच बंद ही नहीं कर रहे हो और बंदे को खींच रहे हो, तो क्या वो बंदा बच सकता है, कभी भी नहीं बचता। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना होता है, रिमूव द सोर्स। मतलब क्या है, ओ तुम अब आपको क्या क्या घर उतार दे सारे का सारा, ओ भाई जो पेंट है उसको चेंज करो। ठीक हो गया, नहीं तो अगर रेंट पे रह रहे हो तो घर बदल लो। तो आपने क्या करना है, रिमूव द सोर्स, सबसे पहला जो काम करना है वो सोर्स को एक तरह का रिमूव करना है। ठीक हो गया, नंबर 2, इसके बाद अगर तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों लेवल जो है वो 45 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम है, इससे कम है, तो आपने क्या काम करना है, 1 से 3 मंथ के बाद दोबारा टेस्ट करवाना है। अगर फॉर एग्जाम्पल
आप ये देखते हो कि एक तरह का आपके पास पेशेंट आते हैं जिनका लेवल 45 से 69 के दरमियान में है। ठीक हो गया। तो इनके अंदर आपने पता है क्या करना होता है, इनके अंदर आपने दो तरह की मेडिसिन दे सकते हो। अब एक तो आप दे सकते हो जिसको हम कहते हैं सुक्सीमर, क्या कहते हैं, एक तरह का सुक्सीमर, नंबर वन। नंबर टू, आप जो मेडिसिन दे सकते होते हो वो होता है ईडीटीए। ईडीटीए, अब ये ईडीटीए और सुक्सीमर है क्या बच्चों, इनको हम कहते होते हैं चिलेटिंग एजेंट। अब हमको इस बात का पता होना चाहिए कि चिलेटिंग एजेंट होता क्या है बच्चों। बेसिकली चिलेटिंग एजेंट वो होता है कि जो आपकी बॉडी के ऊपर कोई चीज अटैक कर रही है ना उसके साथ बाइंड कर जाए और आपकी बॉडी से निकालने के अंदर उसको हेल्प करे, मतलब यूरिन के जरिए उसको निकालने के लिए हेल्प करे। अब फॉर एग्जांपल ये चिलेटिंग एजेंट होते हैं, ये जनाब काम क्या करते हैं, ये लेड के साथ बाइंड कर जाते हैं। जब आपका लेड फ्री नहीं है कि ये आपकी बॉडी के ऊपर अटैक कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से हमने क्या कहना होता है कि हम इसके अंदर क्या देते हैं, ईडीटी और सुक्सीमर देते होते हैं। अगर तो लेवल आपका 70 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से भी ज्यादा है, ठीक है, तो आपने क्या कहना है कि हाँ जी बच्चों हम इसके अंदर ईडीटी के देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है कि हम जो चीज देते होते हैं उसको हम कहते हैं डाइमर कारपोल, क्या कहते हैं, एक तरह का आईएम, आईएम इंट्रामस्कुलर डाइमर कारपोल देते होते हैं। क्या देते हैं, एक तरह का डाइमर कारपोल देते हैं। तो देखें बच्चों मुख्तलिफ बुक्स क्या कहती हैं। सबसे पहले अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, कुछ कहते हैं कि भाईजान सिंपल सी बात है, अगर 5 और 45 के दरमियान में है तो क्या करें। वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब इसको सोच कर रिमूव करें। कुछ कहते हैं कि 45 और 69 के दरमियान में तो क्या करें, चिलेटिक एजेंट दो, और चिलेटिक एजेंट के अंदर क्या करो, ओरल सक्सिम और डीएमसीए दे। अगर तो 70 से ऊपर है तो 70 से ऊपर वाला जो बंदा होगा वो आराम में होगा, ओ भाई इसको अटैक्सिया होगा, ये कोमे में जाएगा, इसको एक तरह का झटके लगेंगे, ये सारे का सारा होगा इसके अंदर। और इसको आपने क्या करना है, हॉस्पिटल के अंदर रखना है। हॉस्पिटल के अंदर रख के आपने क्या काम करना होता है, आपने चिलेटिंग एजेंट देने हैं, कौन से, आपने कहना डाइमर कारपोल देते होते हैं। उसके बाद आपने कहना होता है कि इसके अंदर हम ईडीटीए देते होते हैं। ठीक होगा बच्चों। बाकी आपको पता होना चाहिए ये सारी की सारी चीजें हम देने में हेल्प करते हैं। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा फिर भी पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा। शाबाश एनीवन जी। देखें बच्चों, न्यू एविडेंस हैज शोन impaired इंटेलिजेंस एंड न्यूरो डेवलपमेंट आउटकम्स अमंग चिल्ड्रन एक्सपोज टू लेड लेवल एज लो एज 10 माइक्रोग्राम पर डेसिलिटर। मतलब कि अगर इनका लेवल जो होगा कम होगा तो फिर क्या होगा, एक तरह का आपने कहना है कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिले करवाते हैं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट अभी हम जो देखते हैं क्वेश्चन में आप लोगों के साथ कुछ नहीं लिखने लगा हूं, मुझे ये बताओ, अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह आता है कि एक 3 साल का बच्चा आपके पास आता है, वो इरिटेबल है, पुअर एपिटाइट है, इंटरमीडिएट abdominal पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, ठीक हो गया, तो और उसके जो पेरेंट्स हैं वो जनाब एक ओल्ड होम के अंदर चले गए, वहां पे अब वो रह रहे हैं जो कि जनाब 1950 का बना हुआ है, उसके बाद उसकी जो फेल है वो कंजक्टिवा है, ठीक हो गया। तो अब ये बताओ कि इसका जो बेस्ट डायग्नोज है वो क्या है, पहले तो ये बताएं शाबाश। तो आपने क्या कहना है, तो इसका डायग्नोज हुआ लेड पॉइजनिंग, ठीक हो गया। और उसके बाद ये कहा जाए कि हाँ जी जनाब इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करेंगे, आपने कहना है इसका अंदर हम करते होते फिंगर स्टिक टेस्ट सबसे पहले। और भाई पता तो लगे है कितना, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट है, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है। उसके बाद एक एग्जाम के अंदर और क्वेश्चन आता होता है, एक 2 साल की बच्ची वो आपके पास आता है जिसके अंदर कंफर्म है कि 52 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर उसका लेवल है, लेकिन उसके अंदर आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो आपने क्या कहना है, आपने कहना भाई जान इमीडिएट आपने क्या करना होता है, चिलेटिक इंजेक्ट देना होता है, ओरल सक्सीमर चिलेशन ये सारा कुछ। और उसके बाद आपने कहना है सक्सीमर देना शुरू कर देना होता है, चिलेटिक इंजेक्ट थेरेपी आपने देनी है। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का लेवल 70 से ज्यादा है और सिम्टोमेटिक पेशेंट है, उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना है, ईडीटीए देना है और डाइमर कारपोल देना है। ठीक है, ये आपने अपने जहन के अंदर रखना होता है क्योंकि इस तरह ये एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है। ठीक होगा बच्चों, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश एनीवन, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। जी डाइमर कारपोल बोल देते हैं। बाकी और सुनाए यार, सब ठीक चल रहा है। यूनिवर्सिटियां कैसी हैं आप लोगों की, कैसी कैसी यूनिवर्सिटी, क्या क्या हिसाब हो रहा है। चिल माहौल है, घर में सब कैसे हैं, सबके। हम्म। कजिस्तान याद तो आता होगा कि नहीं आता।
कल भाई आफ्ताब सर आपकी तारीफें कर रहे थे। अल्लाह करे तारीफें ही कर रहे हो। चलो, जिनको याद आता है हम उनको वर्कर वीजा दे के ना आपको हम बुलाते हैं, ठीक है? जिसने आना है मेरे साथ रब्ता करे। वर्क वीजा मैं निकाल के ना उसको बुलाता हूँ। हाफिज उसामा गाला तो नहीं सी काट रहे सर। बाकी और कोई मसला नहीं है। डॉक्टर तहसीन वर्क वीजा लगवाना है। ले रशिया। जो 2 मिनट में, अच्छा। अच्छा यार, 2 मिनट ब्रेक है। 1 मिनट बच्चों। अच्छा जी। ये तो आप लोगों का हमने एक तरह का देख लिया बच्चों कि लेड की पॉइजनिंग के अंदर क्या होता है। पहले नंबर पे आपने क्या करना है? सोर्स को रिमूव करना है। अगर 45 से कम है, 45 और 69 के दरमियान में, तो क्या करना है? शाबाश, ये बताएं। 45 और 69 के दरमियान में है तो क्या करना है? आपने कहना है सुक्सीमर, डाइमर, कारपोल, ये दो चीजें देनी। ईडीटी ये भी दे सकते हैं। और उसके बाद मतलब सुक्सीमर ये वो तीसरे नंबर पे क्या काम करना है? उसको आपने एडमिट करना है, ठीक है? उस बंदे को करना है एक तरह का एडमिट करना है, अपने पास रखना है, सुक्सीमर देना है। उसके बाद आपने कहना होता है कि मतलब ये मेन यही है कि 3 ट्रीटमेंट के अंदर इसके अंदर आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। पहले नंबर पे आपने कहना है रिमूव द सोर्स, बस इतना। दूसरे पे क्या करना है? सुक्सीमर देना है। तीसरे नंबर पे क्या करना है? हॉस्पिटलाइजेशन करना है, उसको ईडीटीए देना है, डाइमर कारपोल देना है, सुक्सीमर देना। तीनों चीजें इकट्ठी दे देनी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है जनाब आपका एक तरह का विलियम्स ट्यूमर क्या होता है। तो इसको देखते हैं बच्चों कि विलियम्स ट्यूमर क्या है। देखिए, विलियम्स ट्यूमर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इसको आपने इजी नहीं लेना। इसको वन बाय वन करके अभी हम डिस्कस करते हैं बच्चों। विलियम्स ट्यूमर, देखो बच्चों, विलियम्स ट्यूमर का जो दूसरा नाम होता है वो होता है नेफ्रोब्लास्टोमा। क्या कहते हैं? एक तरह का नेफ्रोब्लास्टोमा कहते होते हैं। तो हमने कहना है कि जो विलियम्स ट्यूमर का जो दूसरा नाम होता है उसको आप कहते हो नेफ्रोब्लास्टोमा बच्चों। ओके। इसके बाद आपने ये कहना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कभी भी अगर पूछा जाए कि आपका जो विलियम्स ट्यूमर होता है इसके अंदर जो मेन जहां से ये ओरिजिन होता है वो कौन सी जगह होती है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आपने कहना है मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा। कहाँ से ये निकलता है? आपने कहना मेटा नेफ्रिक ब्लास्टीमा, ये इधर से निकलता होता है, ठीक है बच्चों? ये आपने कहना है। उसके बाद आपने क्या कहना होता है? आपने कहना है कि जो विलियम्स ट्यूमर होता है ये आपके एक क्रोमोसोमल नंबर होता है जिसके अंदर जनाब क्रोमोसोम नंबर 11 है। क्रोमोसोम नंबर 11 जो होता है, 11 जो होता है, इसके अंदर जनाब आपके दो तरह के जीन होते हैं। एक होता है WT1, एक होता है WT2। इन जो क्रोमोसोम जो होते हैं इनके अंदर हो जाती है म्यूटेशन। जब इन जीन के अंदर म्यूटेशन होगी तो मुझे ये बताएं कि अब हम विलियम्स ट्यूमर देखेंगे कि नहीं देखेंगे बच्चों? तो इसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से भी विलियम्स ट्यूमर हो सकता है। नंबर 3, आपने ये कहना होता है कि विलियम्स ट्यूमर की ना बच्चों आपकी कुछ ना कुछ एसोसिएशन होती है, और इसके अंदर हम कुछ देखते हैं जब कभी भी मरीज हमारे पास आता है ना, जब बच्चा, ये बात अपने जहन के अंदर रख लो। विलियम्स ट्यूमर के अंदर, क्योंकि ये किडनी का ट्यूमर है, ऐसा ही है, तो किडनी जो होगा वो हमारे कहाँ होता है? और भाई आपकी पसलियों से नीचे आपका किडनी पाया जाता है। जैसा कि हम खड़े होते हैं ना, दोनों हाथ हैं जनाब आपका रख के, मतलब कि वो कहते हैं मतलब कि वो रिब्स के नीचे हम हाथ रखे होते हैं और उसके बाद खड़े हो रहे होते हैं। वो आपका एंगल जहाँ पे किडनी होता है, तो आपने कहना वहां पर आपका क्या पाया जाता है? किडनी का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ये किडनी का साइज बढ़ता है तो हम ये कहते होते हैं कि हाँ जी जनाब, अब क्या है? आपने कहना है कि जब हम किडनी का साइज ये बढ़ना शुरू होता है तो इसको हम कहते हैं कि आपको एक पाल्पेबल मास नजर आता है। तो पहले नंबर पे क्या होगा? आपने कहना है बच्चों कि एक पाल्पेबल जो मास होगा वो हमें नजर आएगा। पहले नंबर पे क्या देखते हैं? एक तरह का पेनलेस अब्डोमिनल मास। पेनलेस अब्डोमिनल मास देखते होते हैं। एक ये बात होती है। दूसरी बात जो आपने देखनी होती है वो क्या है? आपने कहना है देखें बच्चों, किसी भी जगह पर ट्यूमर है
तो अगर फॉर एग्जांपल आपका किडनी के अंदर ट्यूमर है, तो ट्यूमर की वजह से उस चीज से जो प्रोडक्शन हो रही होगी सब्सटेंस की, वो ज्यादा होगी, कम होगी या नॉर्मल होगी? ज्यादा होगी। तो किडनी के अंदर से एक सब्सटेंस पैदा होता है जिसका नाम रेनिन होता है। तो रेनिन आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा पैदा नहीं होगा? जब रेनिन ज्यादा पैदा होगा तो रास मैकेनिज्म ज्यादा एक्टिव होगा। जब रास मैकेनिज्म ज्यादा एक्टिव होगा तो इसकी वजह से आपने मुझे ये बताना है कि हम जनाब एक तरह का ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं देखते बंदे के अंदर। इस बच्चे के अंदर जो ब्लड प्रेशर होगा वो एक तरह का ज्यादा होगा। आप देखें, ओ भाई किडनी के अंदर ट्यूमर है, तो अगर किसी भी जगह पर ट्यूमर होगी किडनी के अंदर, तो किडनी के ग्लोमेरुलस को डैमेज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? हिमाचूरिया होगा। मतलब कि यूरिन के अंदर आरबीसी आ रहा होगा, खून आएगा। उसके बाद क्या होगा? आपने कहना abdominal पेन होगी। उसके बाद आपने कहना है बच्चों एक तरह का फ्लैं, आपका वजन जो होगा वो कम होगा, लो ग्रेड फीवर होगा, वेट लॉस होगा। ये आपने याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने ये कहा कि अगर कभी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि विलियम्स ट्यूमर क्या है, आपने कहना है विलियम्स ट्यूमर वो होता है जो कि पेनलेस abdominal मास होता है, बंदे का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, वजह भी बता दी। उसके बाद आपने कहना इसके अंदर हिमाचूरिया देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ग्लोमेरुलस डैमेज हो के वहां पे जनाब आपका आरबीसी आ रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे बच्चों आपने ये कहना होता है कि आपकी एक तरह की वजन, और उसके बाद हल्का सा बुखार होता है, मतलब लो ग्रेड फीवर और वेट लॉस हम देखते होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? आगे चलें। आगे अब आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताई कि ये सारा कुछ होता है। दूसरे नंबर पे आपने ये कहना है कि इसकी एसोसिएशन होती है। विलियम्स ट्यूमर की हमेशा किसी न किसी डिजीज के अंदर एसोसिएशन देखने को मिलती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एसोसिएशन कैसे किसके साथ होती है, क्या मतलब क्या है। ओ भाई मतलब ये है कि अगर किसी बंदे को विलियम्स ट्यूमर है ना, तो उसके अंदर सिर्फ विलियम्स नहीं, उसके अंदर किसी उसको कुछ और भी हो सकता है। जैसा कि क्या हो सकता है? आपने कहना है एक होता है वैगर सिंड्रोम। क्या होता है? एक तरह का वैगर सिंड्रोम। इस वैगर सिंड्रोम के अंदर होता क्या बच्चों? वैगर सिंड्रोम के अंदर आपने कहना WAGR। वैगर से क्या होता है? विलियम्स ट्यूमर इसके अंदर होती है। ठीक है बच्चों। ए से क्या होता है? एनरीडिया। बच्चों एनरीडिया का मतलब होता है कि आयरस ही नहीं होता इसके अंदर। जी से मतलब क्या होता है? जेनिटो यूरिनरी एबनॉर्मेलिटी। ठीक हो गया बच्चों। आर से मतलब क्या होता है? आपने कहना मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन। अब ये क्या हुआ भाई? अगर कभी भी एग्जाम के अंदर आपके पास क्वेश्चन आता है ना कि एक चाइल्ड आपके पास प्रेजेंट करता है जिसके अंदर जो पाल्पेबल मास है, सॉरी पाल्पेबल नहीं, फ्लैंक पेन के ऊपर हो, फ्लैंक पेन है, मास है, उसको हिमाचूरिया हो रहा है, ब्लड प्रेशर उसका ज्यादा है, और एग्जामिनेशन के ऊपर जो आयरस है वो उसके एक तरह का एब्सेंट है, जेनिटो यूरिनरी अबनॉर्मेलिटी है, साथ उसको क्या एक तरह का डेवलपमेंटल डिले है, तो डायग्नोज क्या है बच्चों? आपने कहना वैगर सिंड्रोम है। और वैगर सिंड्रोम को याद करने का तरीका क्या है? डब्ल्यू से क्या होता है? एक तरह का विलियम्स ट्यूमर, ए से एनरीडिया, जी से जेनिटल यूरिनरी एब्नॉर्मलिटी, और आर से मेंटल रिटार्डेशन। आगे आ जाओ जी। आपके एक और आता है जिसके साथ हम ये देख सकते हैं एसोसिएशन, जिसको आप कहते होते हो बैक विडमन विडमन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? एक तरह का बैक विड विडमन सिंड्रोम। अब ये क्या बना है? तो आपने कहना है बैक विड विडमन सिंड्रोम जो होता है बच्चों, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इसके अंदर पता है क्या होता है? मैक्रोग्लोसिया होता है, जुबान वड्डी। ठीक है। देखो फिर भी ये फीमेल के अंदर इतना ज्यादा नहीं पाया जाता, लेकिन परेशान नहीं होना आप लोगों ने। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये क्या होता है? एक तरह का मैक्रोग्लोसिया होता है। ठीक है, मैक्रोग्लोसिया। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने क्या कहना होता है कि इसके अंदर क्या होता है? ऑर्गेनोमिगैली, मतलब कि जो आपके ऑर्गन्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पे क्या होता है? आपने कहना है कि एक साइड जो होती है ना बंदे की, फॉर एग्जाम्पल टांग हो गई एक साइड की,